हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 9 की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अभी तक इस चैप्टर के 4 या 5 वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें से 2 शॉर्ट वीडियोस भी हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है इस चैप्टर की, यहाँ पे समझने को मिल रहा है इस चैनल पर, अगर आपको समझने को मिल रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के बीच में उसे शेयर करो। हम पढ़ रहे थे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन का जो आउटब्रेक हुआ था, जिस तरह से रिवॉल्यूशन हुआ था वो हम पढ़ रहे थे। नेशनल असेंबली बना, जो 3 स्टेट्स का जो स्टेट जनरल मीटिंग होता था, तो उसमें क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हमने वो देखा। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था वो मैनर के पास आया हुआ था। यहाँ पे मैनर को लेकर कुछ दिया हुआ था कि जो जिस तरह से आउटब्रेक हो रहा था, लोगों का जो रिवॉल्यूशन हर तरफ से फैल रहा था, बढ़ रहा था, तो उसको लेकर हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले थे। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वेयर ऑन द वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। देखो, जो गांव का जो इलाका था फ्रांस का, शहर में तो पूरा फैल ही गया था पूरा विद्रोह का भावना, उसके साथ साथ जो गांव का जो इलाका था तो वहाँ पे भी लोगों में एक तरह का र्यूमर फैल गया, एक तरह का अफवाह फैल गया कि जो मैनर है, जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर है, लॉर्ड्स ऑफ मैनर कहने का मतलब है कि वैसे लोग जो कि बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास अपनी जगह ज़मीन है, इनका जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है, प्रॉपर्टी वाले लोग जो हैं, वे लोग एक जो है आर्मी का बैंड तैयार कर रहे हैं वे लोग। और वे लोग क्या करेंगे कि हम जो पुअर पीपल हैं, हम लोग कॉमनर्स हैं, तो हम लोग पे गुस्सा हो रहे हैं वे लोग, क्योंकि हम लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो भी क्रॉप्स है वे लोग उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो अब इस डर से कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, peasants इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होज एंड पिचफॉक्स एंड अटैक्ड चैटवैक्स। वे लोग क्या किए, डर गए कि अब हमारा क्रॉप्स जो है बर्बाद हो जाएगा। तो इसके डर से वे लोग क्या किए, सबसे पहले तो जितना भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट था जो कि वे लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, कुदाल वगैरह, पिचफॉक्स वगैरह, तो वे लोग क्या किए, उसको लिए और लेने के बाद वे लोग चैटवैक्स पे अटैक कर दिए, हमला कर दिया। अब चैटवैक्स क्या है, तो चैटवैक्स वो बिल्डिंग्स है, वो रेसिडेंस है, जो कासल जैसी जो मैंसन्स होती है जहाँ पे नोबल पीपल रहते हैं। तो वे लोग क्या किए, उनके बिल्डिंग पे, उनके ही रहने वाले घरों पे उन पे अटैक कर दिया उन्होंने। अब अटैक होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो भी ग्रेन रखे हुए थे, जो कि हमने देखा था कि जो अमीर लोग थे वे लोग क्या किए थे, जब प्राइस बढ़ गई थी फूड ग्रेन्स की, तो वे लोग बहुत सारा फूड ग्रेन्स लेके अपने घर में क्या किए थे, रख लिए थे, ताकि इन फ्यूचर वो उसे यूज़ कर सके। तो जितना भी ग्रेन्स रखा हुआ था वे लोग क्या किए, उसे लूट लिए, उनके घरों से चुरा लिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनके घरों में थे, जिसमें से कॉमनर्स का जो बकाया राशि था, कोई कर्ज का जो प्रॉब्लम था, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वे लोग जला दिए, ताकि कोई एविडेंस ही ना रहे कॉमन पीपल के लिए। ठीक है, कॉमन पीपल के खिलाफ जो भी उनका पैसा बाकी था उसका कोई भी एविडेंस ना रहे। इसके बाद क्या होता है कि इसके डर से बहुत सारे नोबेल जो लोग भाग गए अपने घरों से, और भागकर जो भी अगल बगल उन्हें नेबरिंग कंट्रीज़ मिल रही थी वो वहाँ पे जाके चले गए। डर से वो फ्रांस को उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Faced with the power of his revoluting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly. अब लुई 16 को समझ में आ गया है कि जो लोग हैं वो अब फाइनली उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए लुई 16 जो है नेशनल असेंबली जो कॉमन पीपल बनाए थे उसे वो रिकॉग्नाइज कर देते हैं, वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है कि एक्सेप्ट कर लेते हैं दैट इज पावर शुड बी फ्रॉम नाउ ऑन बी टू बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी नेशनल असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली है, एक संविधान बनाने वाली है, तो उसी के अंडर जो है जो राजा का जो पावर है उसका लिमिट हो जाएगा। अब जो है राजा अपने आप जो उसका मन करेगा, जितना टैक्स मन करेगा बढ़ाने का, वैसा कुछ नहीं होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही रह के काम करना होगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 की बात है, जो असेंबली थी वो पास्ड अ डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। जो असेंबली थी, नेशनल असेंबली जो कॉमन पीपल ने बनाया था, तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, और उस ऑर्डर में था कि जो भी फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा है, लॉर्ड सिस्टम,
जिसमें से लॉर्ड के यहाँ पे काम करते हैं कॉमन पीपल लेबरर्स, और उन्हें अपना थोड़ा सा ज़मीन दे दिया जाता है, थोड़े से पैसे दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो फ्यूडल सिस्टम जो है लॉर्ड के यहाँ पे काम करने का, तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। फ्यूडल सिस्टम को लेकर एक शॉर्ट टॉपिक भी है, जो शॉर्ट वीडियो भी है जो डाले हुए चैनल पे, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ किसी भी तरह का जो टैक्स का जो है वो सब ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके साथ बोल रहा है कि मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वेयर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जब राजा को यहाँ पे हटा दिया गया, राजा के पावर्स हटा दिए गए, तो उसके बाद जो हमने देखा कि जो लॉर्ड्स वगैरह थे, लैंडलॉर्ड्स वगैरह, उन्हें भी सताया गया, उनका भी विद्रोह हुआ। तो उसके साथ साथ अब जो बच गए हैं वो क्लर्जी पीपल। तो क्लर्जी पीपल के साथ क्या होता है, वे जो चर्च के रिलीजियस पीपल्स थे, जो रिलीजन से उनका रिलेटेड था, तो वे सारा जो ग्रुप था उनके भी प्रिविलेज को ख़त्म कर दिया गया। दैट इज़ उनका भी जो था टैक्स को वो नहीं देंगे, तो उनका प्रिविलेज को भी ख़त्म कर दिया गया। टिथेस वेयर एबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन बाय द चर्च वेयर कॉन्फिस्केटेड। जो भी वो लोग जो टैक्स जो ले रहे थे क्लर्जी पीपल, उसे ख़त्म कर दिया गया। और जो भी चर्च के अंदर में लैंड को लिया गया था, चर्च के नाम पे जो भी कॉमन पीपल का लैंड जो ले लिया गया था, तो वो सारे लैंड को जो चर्च के अंडर में आ रही है, तो वो सारे लैंड को सीज़ कर लिया गया। कॉमन पीपल जो है सीज़ कर लिए। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज। लिवरेज पता है फ्रांस का जो करेंसी है वो हो गया। तो उस समय जो गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या है, जो नेशनल असेंबली मनी। तो इस तरह से जब इन्होंने इतना जब ज़मीन लिया, उनके जो है प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किए, ठीक है, तो इससे पूरा जो फ्रांस में 2 मिलियन लिवरेज कलेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो फ्रांस है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है। कहने का मतलब है कि राजा तो रहेगा लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा हमारा, और उसी के अंडर राजा को रहना होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होगा उसी को राजा को फॉलो करना होगा। दैट इज़ हम बोल सकते हैं कि पहले राजा ऊपर था, उसके बाद ही 3 स्टेट्स होते थे, और अभी जो है सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उसके अंडर राजा को है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके रूल्स को। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में जो नेशनल असेंबली थी वो फाइनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर लेती है। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो क्या होता है कि जो राजा का जो पावर है उसको लिमिट कर दिया जाए। क्योंकि राजा भी जो भी रूल कर रहा था बहुत ही ज़्यादा एरिस्टोक्रेटिक था, तो उसके रूल को ख़त्म कर दिया जाए, उसका लिमिट कर दिया जाएगा। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions. अब यहाँ पे कहा गया कि उस समय सिर्फ राजा के पास पावर था, लेकिन अभी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उसमें पावर डिवाइड किया जाएगा, अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे। जैसे कि उसमें क्या क्या बना, तो पहला लेजिस्लेचर बना, एग्जीक्यूटिव बना, जुडिशियरी बना। ये 3 होंगे जिनमें पावर डिवीज़न होगा। लेजिस्लेचर हमें पता है क्या होता है, जहाँ पे कानून बनता है वो बॉडी को हम लेजिस्लेचर कहते हैं। एग्जीक्यूटिव कानून को क्या करता है, जो भी लॉ बनते हैं उसे हमें यहाँ पे फॉलो करना होता है। एग्जीक्यूटिव जो फॉलो करने के लिए काम करते हैं, जैसे कि हमारे मिनिस्टर्स हो गए, ये लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट हो गया। जैसे कि अगर इंडिया का एग्जांपल ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या होते हैं, पार्लियामेंट वगैरह होते हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये सारे, जुडिशरी में क्या होता है, हमारा कोर्ट होता है। तो इस तरह से फ्रांस में भी पावर का डिवीज़न कर दिया गया एट दैट टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इस तरह से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। राजा तो रहेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहेगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे है एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। अब यहाँ पे देखो फिगर 7 दिया हुआ है, जिसमें से ये जो नया पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया है उसके बारे में बताया गया कि किस तरह से नया पॉलिटिकल सिस्टम फ्रांस का बना। हम यहाँ से देख सकते हैं, पहले तो जुडिशरी जिसमें जज आ गया, एग्जीक्यूटिव में किंग को रखा गया। किंग का काम है, जो कानून बनाने का काम है वो तो नेशनल असेंबली बनाएगा, जो कि लेजिस्लेचर में आएगा, लेकिन एग्जीक्यूट करने का, उससे फॉलो करवाने का पीपल्स को, उसका काम किसका है, किंग का। और जज को रखा गया फॉर पनिशमेंट, अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो पनिशमेंट देना है उसे। अब यहाँ पे देखो, अब वोट का सिस्टम है, यहाँ पे बात आ रहा है कि कौन किसे वोट करेगा। यहाँ पे देखो 2 तरह के यहाँ पे अभी भी ग्रुप्स बनाए गए, एक तो एक्टिव सिटीजन बनाया गया, दूसरा पैसिव सिटीजन बनाया गया। एक्टिव सिटीजन्स में कौन हुए, तो वे लोग जिन्हें वोट देने का राइट मिला। अब इसमें कितने लोग आ गए, 4 मिलियन जो है फ्रांस के पॉपुलेशन का। फ्रांस में जो पॉपुलेशन है
ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन जो फ्रांस का पॉपुलेशन है उसमें 4 ही मिलियन है जो कि एक्टिव सिटीजन बना। पैसिव सिटीजन कौन बना? वो सिटीजन्स जिन्हें राइट नहीं है कोई भी वोट देने का, और इसमें से उनका पॉपुलेशन 3 मिलियन रहा, जिसमें से वीमेन भी आ गई, चिल्ड्रन भी आ गए, एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स के जो नीचे हैं वो तुम्हारे पैसिव में आ गए, जिसमें विमेंस भी आ गई, सभी विमेंस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फ्रांस का एक सिस्टम बना पॉलिटिकल का। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे यहाँ पे कुछ और हमें बताया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ 1791 की, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, नेशनल असेंबली ने जो बनाया, वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। तो उसमें क्या है, नेशनल असेंबली पावर बनाएगी, उसको पावर मिला इसका कि उसे कोई भी कानून बनाना है, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो नेशनल असेंबली के लोग हैं वो क्या होंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। कहने का मतलब है नेशनल असेंबली, यहाँ पे देखो नेशनल असेंबली को कौन चुनेगा, तो जो एक्टिव सिटीजन्स के हैं वो वोट देंगे, तो फिर इलेक्टर्स बनेंगे, और इलेक्टर्स में 50,000 मेन होंगे, और फिर इलेक्टर्स क्या करेंगे, ये फिर वोट देंगे, और नेशनल इनमें से कुछ जो है वो चुना जाएगा और वो नेशनल असेंबली में बैठेगा। तो दैट इज़ हम बोल सकते हैं 50,000 में 745 मेंबर्स यहाँ पे चुन के आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख लिए कि अब इनडायरेक्टली इलेक्शन हो रहा है नेशनल असेंबली के मेंबर्स का, दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, जो कि फिर नेशनल असेंबली के पीपल्स को चुनते हैं, इलेक्टर्स। ठीक है, नाउ सभी जो सिटीजन्स हैं उनको वोटिंग का राइट नहीं मिला था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गई, लेकिन फिर भी अभी भी इनइक्वालिटीज़ जो है सोसाइटी में रही। ओनली जो 25 ईयर्स के थे पर्सनस, 25 के एबव के थे, और जिनका जो है वो इतना टैक्स दे रहे थे, जो कि जो लेबर अगर कोई वेज कमा रहा है एक दिन का, तो 3 दिन जितना वो कमाता है उसका टोटल करके वो टैक्स दे रहे हैं, तभी वो एक्टिव सिटीजन के कैटेगरी में आ रहे हैं, और एज उनका जो है 25 ईयर्स के अबव होना चाहिए। वहीं अगर हम देख रहे हैं कि जो पैसिव सिटीजन्स वो कौन आ गए, तो जो भी बच्चे तुम्हारे मेन हो गए हैं, वीमेन हो गई, वे सभी जो है पैसिव सिटीजन्स कहलाई। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, पहले तो हमने देखा कि वोट कौन दे सकते हैं, एक्टिव सिटीजन्स दे सकते हैं, पैसिव सिटीजन्स नहीं दे सकते हैं। एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं, वे होंगे जिनका एज 25 से एबव है, इसके साथ साथ वो टैक्स दे रहे हैं 3 दिन के लेबर के इक्वल में। ठीक है, तो वो एक्टिव हो गया। पैसिव जो बच्चे सारे प्लस वीमेन हो गई पैसिव। इसके साथ साथ अगर इलेक्टर बनना है, कहने का मतलब है पहले तो हम वोट देते हैं कुछ पीपल्स को, उसके बाद उन्हीं में से जिन्हें हम वोट देते हैं इलेक्टर्स जो बनते हैं, तो उनका क्या प्रॉपर्टी, उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि उसे जो है मेंबर टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज एन मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। हम देख रहे हैं क्योंकि पहले इलेक्टर बनता है उसके बाद नेशनल असेंबली बनता है। तो अगर इलेक्टर बनना है और नेशनल असेंबली बनना है तो तुमको क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, तो उसमें है कि तुमको सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले लोगों का तुम्हारा होना चाहिए टैग, कि तुम सबसे ज़्यादा अगर टैक्स पे कर रहे हो तभी तुम क्वालिफाई होगे, एलिजिबल होगे कि तुम्हें या तो इलेक्टर के रूप में चुना जाएगा, और फाइनली फिर जो या तो फिर नेशनल असेंबली के मेंबर के रूप में चुना जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि अभी भी एडुकेशन या फिर का क्वालिफिकेशन ना देकर हम देख रहे हैं कि पैसे को ज़्यादा अभी भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है फ्रांस में। अब यहाँ पे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसमें जो भी मेन एंड सिटीजन्स हो गए हैं फ्रांस के, तो उनको क्या क्या अधिकार दिया गया, राइट्स दिए गए, तो उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट होता है। उसके बाद दिया गया है राइट्स, जैसे कि हो गया तुम्हारे राइट टू लीव, फ्रीली जीने का सबको अधिकार है। स्पीच मतलब जिसको जो है मन बोलो एकदम, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, जिसका जो मन है अपना ओपिनियन देगा फ्रीली सोसाइटी में। फिर सबको इक्वल होगा बिफोर द लॉ, कानून सबके लिए बराबर होगा। ये सब को इस्टेब्लिश किया गया एंड इसको इनएलिनेबल एंड नेचुरल राइट कहा गया। कहने का मतलब है कि ये सारे जो राइट हैं वो तुम्हारे कभी नहीं ख़त्म होंगे, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। और ये जो राइट है अगर तुम बर्थ लोगे तो उसके साथ ही तुम्हें ये राइट मिल जाएंगे। ये जैसे कि हम पढ़ रहे थे प्रिविलेज वाला क्या था कि जैसे ही बर्थ लेंगे तुमको प्रिविलेज मिलेगा कि टैक्स नहीं देना है, तो उसी तरह ये सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि जैसे ही तुम बर्थ लेते हो, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे मिल जाता है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स नेचुरल राइट। और ये जो है स्टेट का दैट इज़ वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसका ये ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सिटीजन्स हैं उनको जो राइट दिया गया उसको प्रोटेक्ट करना है। दैट इज़ सिटीजन्स के किसी भी राइट को कोई नहीं छीन सकता, यही है।
अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसे पीपल्स भी थे फ्रांस में, मेन एंड वीमेन थी, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी। तो पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण अगर उन्हें उनके राइट के बारे में बताना है कि उन्हें क्या क्या अधिकार मिला हुआ है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कुछ कम्युनिकेट करने के लिए उन आइडियाज़ को कुछ सिम्बॉल्स या तो फिर कुछ सिम्बॉल्स यूज़ किए जाते थे, और उन्हीं सिम्बॉल्स को हम देखेंगे कि उसमें से क्या क्या सिम्बॉल है और कौन सा राइट को वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं दी ब्रोकन चेन, यहाँ पे देख रहे हैं एक चेन है वो यहाँ पे टूट गई है। तो ये ब्रोकन चेन क्या दिखा रही है? ब्रोकन चेन दिखा रही है कि चेन्स वेर यूज टू फिट स्लेव्स। चेन को हम क्या करते थे, वो जो मजदूर होते थे जिसे बांध के हम रखते थे, गुलाम करते थे। तो अब दिखा रहा है कि ये चेन टूट गई है, पहले हम बांध के रखते थे, अब ये चेन टूट गई है, तो दिखा रही है कि हम फ्री हो गए, हम फ्री हो गए, हमें कोई नहीं अभी बांध के रख सकता है, नहीं तो कोई भी हमें गुलामी कोई नहीं हमसे करवा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख रहे हैं द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। यहाँ पे दिखा रहा है कि एक अगर रॉड है तो उसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर हम सभी फ्रांस के पीपल्स, अगर कॉमनर्स अगर एकजुट रहें, यूनाइटेड रहें, तो हमें जो है किसी भी तरह का कोई भी इंसान तोड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी यहाँ पे बताया गया कि पूरा फ्रांस को एक यूनिटी में रहना है। यहाँ पे कोई भी जो है डिवीज़न नहीं होगा सोसाइटी के, सभी लोग एक यूनिटी में रहेंगे, तभी हम स्ट्रांग रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बीच में आँख बना हुआ है, आँख से यहाँ पे देख रहे हो ट्राइंगल से लाइट निकल रहा है। तो ये बता रहा है कि अब हम जो है नॉलेजेबल पीपल हो चुके हैं, फ्रांस के जो पीपल हैं उनमें अब नॉलेज आ चुकी है, सही गलत का उन्हें पता चल रहा है। तो इसलिए अब यहाँ के लोगों को इग्नोर करना मुश्किल है, हमें जो है वो बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो सेप्चर क्या दिखा रही है, रॉयल पावर के सिंबल यहाँ पे बता रही है कि एक तरह का ये रॉयल पावर का सिंबल है सेप्चर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक रिंग, यहाँ पे एक स्नेक है जो कि अपनी ही टेल को बाइट कर रही है, काट रही है। तो इस तरह से एक रिंग बनाती है, ये एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर रिंग है तो वो सर्कुलर शेप का है, तो उसमें ना ही कोई ना ही हम बोल सकते हैं इसका कोई स्टार्ट पॉइंट है, ना इसका कोई एंड पॉइंट है। तो इस तरह से बोल रहा है कि आपको जो अधिकार मिले गए हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, जैसे ही आप बर्थ करोगे वो आपको जो है आपके सारे अधिकार आपको मिल जाएंगे, जैसे ही आप कोई बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है। तो इस तरह से हमने सिम्बॉल्स को देखा। यहाँ पे कुछ और है, जैसे कि रेड फ्रीजियन कैप दिखा रहा है, तो ये बता रहा है कि जो भी ये कैप है जो कि स्लेव पहनते थे अपॉन बिकमिंग फ्री, वे स्लेव पहने जो कि पहले गुलामी कर रहे थे, उन्हें गुलामी किया जा रहा था उनके साथ। तो वे सारे जो है रेड कैप पहन के दिखा रहे हैं कि हम जो है आज़ाद हो गए हैं। अब यहाँ पे देखो एक और है, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस का जो नेशनल कलर है वो क्या किया गया, ब्लू कलर, वाइट कलर एंड रेड कलर। तो ये 3 कलर्स का मिक्सचर जो है फ्रांस के फ्लैग का मिक्सचर बनाया गया, फ्रांस के फ्लैग के कलर का मिक्सचर बनाया गया। अब यहाँ पे देखो दी विंग्ड वीमेन, ऐसी वीमेन है जिसके यहाँ पे पंख लगे हुए हैं। तो ये पंख दिखा रहे हैं कि ये जो वीमेन है वो दिखा रही है कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, ये लॉ को पर्सोनिफाई कर रही है, लॉ को सिम्बलाइज कर रही है, कानून को दिखा रही है कि अब कानून जो है कानून बन गई है, सब कोई फ्री है और कानून के लिए सबको इक्वल है। अब यहाँ पे देखो जो लॉ टैबलेट है वो क्या दिखा रही है, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। जो लॉ है वो सबके लिए एक है एंड सभी लोग लॉ के आगे सभी लोग इक्वल है। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखो फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। जो फ्रांस है वो अब फाइनली हम देख रहे हैं कि राजा तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, फ्रांस राजा रहेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन अब बोल रहा है कि पूरे मोनार्की को ही ख़त्म कर देंगे, राजा रहेगा ही नहीं, उसका कोई भी सिंबल नहीं रहेगा एंड फ्रांस जो है फाइनली रिपब्लिक हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरह से फिर क्या ऐसा हुआ जो राजा को हटाया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो सिचुएशन थी फ्रांस की वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गई थी, हम देख रहे थे ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स दैट इज़ कब, जब रिवॉल्यूशन आउटब्रेक हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, नेशनल असेंबली बन रहे थे, लोगों को उनका राइट बताया जा रहा था। तो ऑब्वियसली पूरा जो फ्रांस का सिचुएशन है वो उथल पुथल हो गया था। तो ऑल दो जो लुई 16 थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया था, वे तो कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया था उन्होंने, लेकिन वो क्या किए, उन्हें पता था कि हो सकती है कि उन्हें प्रॉब्लम हो लोगों से। तो वे क्या किए, जो किंग ऑफ प्रूसिया के जो राजा थे उनके साथ मिलकर वे एक जो चाल चलने लगे, ताकि क्या किया जाए, ताकि उन्हें डर लग गया कि अगर ऐसा ना हो कि कोई उन्हें प्रॉब्लम हो, तो प्रूसिया के जो राजा है उनके साथ वे मिलकर एग्रीमेंट करने लगे। तो जो रूलर्स थे अदर नेबरिंग कंट्रीज़ के
वे भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए बिकॉज रूलर है तो वे भी अपने पीपल पे रूल कर रहे होंगे, तो वे डर गए कि जिस तरह से फ्रांस में उथल पुथल हो रहा है, राजा के खिलाफ लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि यही जो वहाँ का जो हवा है वो यहाँ फैल जाए और हमारे लोग भी हमारे खिलाफ खड़े हो जाए। तो वे लोग सब क्या करते हैं, टीम बनाने लगते हैं, राजा के साथ मिलकर सभी रूलर्स टीम बनाने लगते हैं और वे लोग प्लान करते हैं कि हम ट्रूप भेज देंगे, आर्मी भेज देंगे, जो भी इवेंट जो फ्रांस में अराइज हो रही है तो उसे दबाया जा सके। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि लोगों को पता चल गया, नेशनल असेंबली को पता चल गया कि ऐसा कुछ होता, तो इसके